नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बाल विकास का शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक टॉपिक को हल। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और कुछ परिभाषाएं हम आपको आज बताने वाले हैं। आज हमारा पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है और डेली आपको एक एक टॉपिक बाल विकास से संबंधित यहाँ पे मिलता रहेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए चैनल से। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आ गए हैं हम फाइनली अपने पेज पर और यहाँ पे मैंने जैसे ही आपको पहले बताया है कि आज हम शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आज पढ़ेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा व मनोविज्ञान। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें तो शिक्षा और मनोविज्ञान इन दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें अगर बात करें शिक्षा की तो शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा में शिक्ष धातु में अगर आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो शिक्षा बन जाएगा। राइट, तो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द बना है। शिक्षा का अर्थ देखें तो शिक्षा का जो बेसिकली जो अर्थ है उसका अर्थ होता है सीखने व सिखाने की क्रिया प्रक्रिया। मतलब कि सीखने और सिखाने, शिक्षा में ये दोनों ही तत्व शामिल हैं, सिखाना भी और सीखना भी। राइट, आगे चलते हैं। तो आगे देखें तो शिक्षा का अगर हम दोनों शब्दों से अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इसका हम अगर पूरा अर्थ देखें तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है दोस्तों, आगे चलें तो आगे देखें। अंग्रेजी में शिक्षा जो है के लिए, अंग्रेजी में शिक्षा के लिए जो शब्द बना हुआ है वो है एजुकेशन। राइट, एजुकेशन शब्द ही शिक्षा के लिए अंग्रेजी में दिया हुआ है, ये हम सब जानते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम का जो अर्थ है वो है अंदर से आगे बढ़ना। राइट, चले आगे आगे देखें तो मनोविज्ञान का अर्थ देखें हम तो मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है मन का विज्ञान। अंग्रेजी में इसे साइकोलॉजी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। सबसे पहले तो एक है साइकी और दूसरा है लोगस। ठीक है, साइकी और लोगस इन दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का यहाँ पे हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ देखें तो लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब कि आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। ठीक है, अब मनोविज्ञान है जैसे, तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इस के अलावा हम आगे देखें तो शिक्षा का अर्थ यहाँ पे देखें तो शिक्षा का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन लाना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा देकर ही हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि कोई उग्र व्यक्ति है जो बहुत सी गलत काम करता है, उसको अच्छे काम में परिवर्तित करने के लिए हमें उसको शिक्षित करना होगा और अच्छी शिक्षा देनी होगी, जिससे कि उसका मन और जो उसके कार्य हैं वो परिवर्तित होकर एक अच्छे व्यक्ति में बदल जाए। राइट, तो इसी प्रकार यहाँ पे शिक्षा का अर्थ है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, आगे चले हम तो आगे मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। आगे देखें तो आगे है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी के व्यवहार में अगर परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले हमें उसके व्यवहार से परिचित होना पड़ेगा, तभी तो हम उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकेंगे। तो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कुछ परिभाषाएँ शिक्षा मनोविज्ञान की हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली परिभाषा महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है और महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। और ये वाली जो डेफिनेशन है ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। राइट, तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से है। अगला देखें तो अगला है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार देखें तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कहना था अरस्तु जी का। ठीक है,
आगे देखें, अरस्तु महोदय का ये कहना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। चलिए आगे चले, आगे फ्राबेल के अनुसार देखें तो फ्राबेल ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। ठीक है, आगे चले तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखें हम, तो यहाँ पे ये तो हो गई अपनी शिक्षा की परिभाषाएं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं। तो स्किनर के अनुसार सबसे पहली परिभाषा है, स्किनर के अनुसार, स्किनर महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर? ओके, चले आगे चले हम, तो आगे यहाँ पे देखें मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यहाँ पे मैंने समझाने की ये कोशिश की है कि कितने समय में और कब मनोविज्ञान को क्या क्या माना गया है। जैसे कि 16वीं सदी की या 16वीं शताब्दी की हम बात करें तो आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता था। इसके प्रतिपादक भी मैंने दे रखे हैं, तो प्रतिपादक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। मतलब एक ही ये तीनों लोग 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। लेकिन इनने जो खोज की, जो अन्वेषण किया और जो तर्क निकाले वो यहाँ पे अस्वीकार कर दिए गए। मतलब कि इन्होंने माना कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन इनके अनुसार ये मानी गई चीज़ अस्वीकार कर दी गई। अगले चले तो अगला टाइम आता है 17वीं शताब्दी का। यहाँ पे 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया था और इसको मानने वाले जो थे वो थे पोम्पोनोजी, थॉमस रीड। और यहाँ पे क्या हुआ, सेम वही 16वीं शताब्दी की बात यहाँ पे भी दोहराई गई और यहाँ पे भी इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसको कोई मान्यता नहीं मिली, इसको अस्वीकार किया गया। अगली बार क्या हुआ, 19वीं शताब्दी आई और 19वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने खोज की और बोला नहीं भैया, अब मन का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान है। और इसको मानने वाले जो थे वो थे विलियम वुंड, जेम्स और टिचनर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम वही बात फिर से हुई और यहाँ भी अस्वीकार ही इन लोगों के हाथ लगा, क्योंकि यहाँ भी इनकी जो खोज तर्क हैं उनको मान्यता नहीं मिली, यहाँ भी इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, आगे आई 20वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में हुआ क्या कि प्रतिपादक थे वुडवर्थ, स्किनर और वॉटसन और इन्होंने माना इसको व्यवहार का विज्ञान। जी हाँ, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना और इनकी जो तर्क थी वो स्वीकार की गई। जी हाँ, आज जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बिल्कुल सही इनका मतलब कि स्वीकार किया गया कि जो मनोविज्ञान है वो है व्यवहार का विज्ञान और इसके प्रतिपादक जो थे वो थे वुडवर्थ, स्किनर और वॉटसन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले तो आगे देखें, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु, एरिस्टोटल, प्लेटो और डेकार्ते ये थे जो इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना था। व्यवहार का विज्ञान जो मानते थे वो थे मन, वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर, मैकडूगन और क्रो। ठीक है, आगे देखें तो चेतना का विज्ञान माना विलियम वुंट ने, सल्ली, जेम्स विलियम और वाइल्स ने। इन लोगों ने चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को माना। अब बात करें आगे तो मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना, तो मस्तिष्क का विज्ञान लॉक, पोम्पोनोजी और बर्कली जो थे वो थे इटली के दार्शनिक। ठीक है, तो इन्होंने मस्तिष्क का विज्ञान माना। आगे हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र। यहाँ पे मैंने समझाने की ये कोशिश की है कि आखिर शिक्षा मनोविज्ञान की ज़रूरत क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या कार्य करता है और किस क्षेत्र में कार्य करता है, ये यहाँ पे मैंने बताया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के हम अगर कार्य क्षेत्र देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इसके कार्य क्षेत्र हैं कि मतलब हम मान सके तो ये भी मान सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान ना हो अगर तो ये सारे कार्य नहीं हो सकेंगे। जैसे कि विकास, व्यक्तित्व, मापन व मूल्यांकन, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम निर्माण, वंशानुक्रम का अध्ययन और निर्देश परामर्श, ये सारे कार्य जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र हैं। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान इन सारे क्षेत्रों में ही कार्य करता है। इन सारे क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट, आगे चले तो आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं फिर से जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि पहली परिभाषा देखें क्रो एवं क्रो की। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के
अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है। ये परिभाषा आने लायक भी है कि क्रो एवं क्रो ने क्या कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। राइट। इन परिभाषाओं को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है ए, जैसे कि मैंने सीखी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनको एक दिन पढ़िए, अगले दिन आपको क्या करना है, अगली चीज़ ना पढ़ के पहले इसी पर एक बार नज़र डाल लेनी है, फिर इन पे नज़र डालने के बाद फिर आगे बढ़िए, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, ऐसा ही अगर डेली करेंगे आप तो आपको ये सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। वैसे इनके लिए एक ट्रिक पे काम चल रहा है, जल्दी ही अगर ट्रिक कुछ आती है हाथ में तो आपको ज़रूर एक वीडियो लेकर आएंगे। आगे चलते हैं हम, तो आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने निकाले हैं। सबसे पहले है मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत उठता है, बहुत बार ही पेपर में आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के हम जनक की बात करें तो विलियम जेम्स को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता था। ये अमेरिका के थे और 1879 में इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी। ठीक है। और इनकी जो इंस्टीट्यूट थी उसका नाम जो था वो था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो इनके इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, एक तो स्वयं इनका नाम कि कौन है जनक, एक इंस्टीट्यूट का नाम, एक सन आ सकती है और एक स्थान आ सकता है। एक क्वेश्चन पहली बार आया है पहले भी कि कहाँ स्थापित की थी, किस सन में स्थापित की थी। क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात, अगला हम जो देखें तो जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजी का प्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। राइट। साइकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थर्नडाइक को माना जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उनका जनक माना जाता है थर्नडाइक जी को। और प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी थर्नडाइक ही है। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थर्नडाइक है। विलियम जेम्स जो हैं वो मनोविज्ञान के जनक, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं। जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जो हैं वो हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक और संरचनात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, जीन पियाजे। अगली बात करें तो अगला है जो है वो है विलियम वुंट। और विलियम वुंट अगर देखें तो ये हैं संरचनावाद संप्रदाय के जनक। ठीक है। इसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? वो हैं अल्बर्ट बंडूरा। राइट। आगे देखें तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व, ये सब दिया था अल्बर्ट बंडूरा जी ने। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी अल्बर्ट बंडूरा है और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व भी अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। आगे देखें तो आगे सिगमंड फ्राइड की बात, महान सिगमंड फ्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट और जितने भी टीचर्स एग्जाम हैं यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपका बनने वाला है। इस बार भी मैं 100% कह रहा हूँ कि यहाँ से सिगमंड फ्राइड का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये बहुत ही मनोविज्ञान में मतलब कि इनकी अलग ही एक पहचान है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्वप्न विश्लेषण विधि, मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक भी सिगमंड फ्राइड हैं। इसके बाद जेबी वॉटसन की बात करें तो ये व्यवहारवादी संप्रदाय के हैं। कोहलर, बर्दिमर, कोफका, लेविन, ये सब हैं गेस्टाल्टवाद। ठीक है। यहाँ पे अगला जो है हाँ, कोहलर की एक बात और देखें हम, कोहलर, बर्दिमर, ये लोग गेस्टाल्टवादी थे और इन्होंने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी दिया था। ये आपको पता होगा कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे चलें तो आगे देखें तो फ्राबेल के बारे में देखें तो फ्राबेल ने किंडरगार्टन पद्धति दी थी। उसके प्रतिपादक किंडरगार्टन के फ्राबेल हैं। ठीक है। और अगर हिंदी में बात करें तो इसको बालुधान कहते हैं। किंडरगार्टन को बालुधान हिंदी में कहते हैं और फ्राबेल इसके प्रतिपादक हैं। अगली बात करें तो प्रोजेक्ट विधि जो है वो हेनरी किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि दी थी। ठीक है, हेनरी किलपैट्रिक ने। अगला देखें तो अगली है डाल्टन विधि जो है वो हेलेन पार्कहर्स्ट, इन्होंने डाल्टन विधि दी थी। मॉन्टेसरी जो हैं उन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति दी थी। ठीक है। मॉन्टेसरी किसने दी थी? मारिया मॉन्टेसरी ने। इसके बाद बेनेटिका विधि। ठीक है, बेनेटिका विधि जो है वो बॉसबर्न ने दी थी। बेनेटिका विधि बॉसबर्न ने। ओके, अगला देखें ह्यूरिस्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता अगर हम कहें तो ये थे आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जिसने अभी तक जिसने ना देखा हो या जिसने ना इनका नाम सुना हो, ना पढ़ा हो, पहली बार पेपर दे रहा हो सीटेट की, ठीक है, तो ज़रूर ही इन्हें याद कर ले। जो एक दो बार पेपर दे चुके हैं तो उनको तो काफ़ी कुछ पता होगा कि कैसा लेवल है, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं। लेकिन जिसने पहली बार जो दे रहा है, बहुत से बच्चे होंगे जो सीटेट पहली बार दे रहे होंगे, एमपी टेट भी शायद पहली बार दे रहे होंगे, क्योंकि एमपी में तो बहुत सालों से वैकेंसी नहीं आई। तो यहाँ पे कुछ उनके लिए नए क्वेश्चन हो सकते हैं ये। तो ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, ये ज़रूर याद कर लें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इनको देख लें। ओके दोस्तों, तो आज यहाँ पे हमारी क्लास होती है ख़त्म। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं।